हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जी फैमिली और ल्यू फैमिली वाले दोनों वहां पर आमने सामने होते हैं। जी फैमिली का लड़का गायलोंग आगे बढ़ता है और जोंगली का हाथ पकड़कर उसे कहता है, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहोगी। इसी वजह से मो चेंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जी लोंग क्योंकि जी फैमिली का यंग मास्टर है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी एनर्जी से बने हुए बड़े से हाथ के साथ मो चेंग को वहीं पर हरा देता है। तो बाकी सारे देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ल्यू शेंग मो चेन की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़के का तो हार्ट उसकी मार्शल स्पिरिट से कोलैप्स हो गया है। लू चेन कहता है, ये मार्शल स्पिरिट क्या होती है। ल्यू शेंग उसे यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, मार्शल स्पिरिट जैसे कि एक मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर के पास से दिल की पावर रिलीज होती है, जिससे किसी के ऊपर भी प्रेशर डाला जा सकता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होती है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर सोल एनर्जी की वजह से उसकी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने के बाद उसका मार्शल हार्ट बनाती है। एक मार्शल हार्ट होने की वजह से ही हम लोग आगे लेवल अप कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर से हमारा मार्शल आर्ट क्रिएट नहीं होता तो ऐसे इंसान के लिए लेवल अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि बाकी लोग वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट्स के 9th लेवल तक पहुंच सकते हैं। और मोस्टली ज्यादातर स्पिरिट फाइटर वही होते हैं जो अपनी मार्शल आर्ट्स की मार्शल विल को अवेकन करते हैं, जिनका लेवल 7 तक पहुंच जाता है। कुचन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, गायलोंग अभी इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, इसकी एज काफी कम है, लेकिन फिर भी ये अभी तक अपनी मार्शल आर्ट्स के 7 लेवल तक पहुंच चुका है। मो चेंग जो कि अपनी फाइटिंग स्पिरिट के 3rd लेवल पर है, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लू चेन आगे बढ़ता और गायलोंग से कहता है, तुमने उसके मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूचर में कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को बढ़ा पाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उस लड़के के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये बहुत ही ज्यादा रुथलेस था। गायलोंग उसे कहता है, यहाँ पर तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सके, और ना ही तुम में से कोई ऐसा हो सकता है जो मुझे चैलेंज करने के बाद भी यहाँ पर खड़ा रह सके। लू चेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम जोंगली को पसंद करते हो, लेकिन उसके पास ये पूरा हक है कि वो तुम्हें कह सके कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और साथ ही वो जोंगली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जोंगली मेरी है और ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। गायलोंग भी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, इस लड़की का हाथ छोड़ो, ये लड़की मुझे पसंद है और ये मेरी मिस्ट्रेस बनेगी। लू चेन उसे कहता है, तुमने कहा कि ये लड़की तुम्हें पसंद है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, ये तो मेरी है। और फिर साथ ही वो सिस्टर जोंगली से कहता है, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो। जोंगली अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानती और ना ही मैं इसे पसंद करती हूँ। गायलोंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, उसी वक्त ल्यू शेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी पाम के साथ अपनी पाम को टकराता है। ल्यू शेंग गायलोंग से कहता है, ये लड़का मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि मेरे सामने मेरे दोस्त के साथ फाइट मत करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही ल्यू शेंग अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करता है। तो गायलोंग भी काफी हैरान होता है और कहता है, इसकी आइस स्पिरिट की पावर तो काफी ज्यादा है, हालांकि मैं 7th लेवल पर पहुंचने के बाद भी इसकी पावर को रोक नहीं पा रहा। और उसे एक धक्का लगता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। मास्टर मुझसे आगे बढ़ते हैं और उसे संभाल लेते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। गायलोंग मास्टर मुझे से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने एक बहुत ही रेयर एलिमेंटल टाइप की आइस स्पिरिट को अवेकन किया है। गायलोंग मास्टर मुझे से कहता है, चलो छोड़ो इनको, दफा करो, हमें इनके बारे में बात नहीं करनी, चलो यहाँ से चलते हैं। उनके साइड पर चले जाने के बाद जोंग फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। जोंगली लू चेन से पूछती है, लू चेन क्या तुम ठीक हो। लू चेन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लू चेन गायलोंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ पर ल्यू शेंग ने मुझे बचाया नहीं होता तब तक मो चेंग की तरह मेरी भी हालत उसके जैसी हो चुकी होती, इसने मेरे मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देना था। लू चेन कहता है, मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनने के बाद तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। उसी वक्त बाहर से एक डार्क गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, यंग मास्टर, कमांडर शैन अपने सोल्जर्स के साथ हमारे पवेलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उन्होंने हमारे बहुत सारे गार्ड्स को भी मार दिया है, उन्हें पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, वो गद्दार निकले। यंग मास्टर लीडियान चिल्लाकर उससे पूछता है, तो हमारे डार्क गार्ड्स कहाँ पर है, क्या वो लोग वहाँ पर पहरा नहीं दे रहे। वो सोल्जर यंग मास्टर लीडियान से कहता है, हमारे पास जितने भी डार्क गार्ड्स है वो सारे के सारे बड़े कमांडर के ऑर्डर पर वहाँ से चले गए हैं, उन सभी को दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। इस वक्त कमांडर ली के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। यहीं पर लू चेन उस बाहर से आने वाले गार्ड से पूछता है, क्या उन सारे सोल्जर्स के साथ वो इवल मास्टर्स भी हैं। वो गार्ड उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके साथ तो इवल मास्टर भी हैं। यंग मास्टर लीडियान चिल्लाकर लू चेन से कहता है, अगर तुम्हें पहले से पता था कि हमारे ग्रैंड कमांडर इस सब में मिले
हुए हैं, वो इवल स्पिरिट मास्टर्स के साथ मिले हुए हैं, तो तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। लू चेन उसे कहता है जैसे मैं यहाँ पर आया मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने मुझे फिर से टोक दिया और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे चैलेंज करने वाले निकल आए। मैंने तुम्हें दोबारा बताने की कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने मुझे फिर भी नहीं बताने दिया। यंग मास्टर ली टियान कहता है मुझे लगता है कि तुम भी उन इवल स्पिरिट मास्टर के साथ मिले हुए हो और ये सारा प्लान तुम ही लोगों का है। वो अपने नौकर हु लाओ से कहता है हु लाओ जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मेरे लिए मार डालो। तो उसका नौकर जो कि एक 7th लेवल का स्पिरिट मास्टर है वो जल्दी से जंप करते हुए लू चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो लू चेन के ऊपर अटैक करता है लिू शेंग आगे बढ़ता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। उसे कहता है ओल्ड मैन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ल्यू फैमिली के साथ पंगा लेने से क्या होगा, क्या तुम वाकई में मेरे साथ फाइट करना चाहती हो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर सको। बूढ़ा हु लाओ फिर से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ अपने मास्टर की बात को मान सकता हूँ। यंग मास्टर ली टियान ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं इस लड़के को मारने के और मैं उन ऑर्डर्स को पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए लू चेन के ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि लू चेन काफी दूर खड़ा होता है लेकिन उसकी स्पिरिट एनर्जी के साथ वो हिट होता है। वो कहता है ये तो एक 7th लेवल का मास्टर है और इसकी पावर का प्रेशर काफी ज्यादा है। लू चेन भी जल्दी से अपनी बेलू को रिलीज करता है और हु लाओ को अपनी बेलू के अंदर लपेट देता है। हु लाओ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का तो सिर्फ एक लेवल 3 का मास्टर है लेकिन फिर भी इसके पास जो बेले हैं वो एक लेवल 5 की पावर के बराबर की है क्योंकि इसने अपनी बेलू को सॉलिडिफाई किया हुआ है। हु लाओ लू चेन से कहता है तुम तो सिर्फ एक 3rd लेवल के फाइटिंग स्पिरिट मास्टर हो, फिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। यंग मास्टर ली टियान भी काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो एक जीनियस निकला। वो मास्टर हु लाओ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो लू चेन की सारी बेलू को तोड़ देता है और बेलू को तोड़ने के बाद बाहर निकल आता है। लू चेन कहता है अभी मैं जिस लेवल पर हूँ मैं इस जैसे मास्टर को अपनी बेलू के अंदर ट्रैप नहीं रख सकता। मास्टर हु लाओ जैसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हैं और सारी बेलू को तोड़ देते हैं, उसी वक्त लू चेन भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। लू चेन कहता है इसकी स्पिरिट एनर्जी मुझसे बहुत ज्यादा है, हम दोनों के दरमियान में पावर गैप ज्यादा है और मैं इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हु लाओ अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके सर के ऊपर काफी सारी आइस इकट्ठा होना शुरू होती है। हु लाओ इस बात से काफी हैरान होता है। लू शेंग वहाँ पर अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर भी काफी सारी आइस क्रिस्टल्स निकालता है और उसको वहाँ पर ट्रैप कर देता है। लू शेंग कहता है मुझे इस नौकर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसे कहा था कि मैं ल्यू फैमिली का यंग मास्टर हूँ और क्या ये मुझसे पंगा लेने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ फाइट करने को तैयार है। लू शेंग अपने क्रिस्टल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हु लाओ भी अपनी मार्शल विल को यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन लू शेंग की पावर्स उससे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से लू शेंग के काफी सारे क्रिस्टल उनकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाते हैं। हु लाओ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यंग मास्टर ली टियान कहता है मेरे हु लाओ जो कि अपने मार्शल आर्ट्स के 7 लेवल पर था उसको इस लड़के ने हरा दिया। ये लड़का अपने 5th लेवल पर है लेकिन मुझे लगता है कि इसने जो टेक्निक यूज की है वो एक 8th लेवल की टेक्निक थी। तो हु लाओ भी अपनी हार मान लेता है। लू शेंग उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर ल्यू के सामने फाइट करने की। जबकि लू चेन भी लू शेंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है इसने पहले भी अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ है, इसकी असल पावर तो ये है जो इसने अभी यहाँ पर दिखाई है। लू शेंग यंग मास्टर ली टियान से कहता है क्या तुम अब भी लू चेन को मारना चाहते हो। उसके सामने झुकते हुए कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसी वक्त बाहर से एक और गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है यंग मास्टर हमारे पास जितने भी डार्क आर्मी के गार्ड्स थे वो सारे के सारे मारे गए हैं, हम लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं टिक सकते, हमें जल्दी से नए ऑर्डर्स दे, हमें क्या करना है। ली टियान हु लाओ से कहता है जल्दी जाओ और जाकर सिटी लॉर्ड को इस बारे में इन्फॉर्म करो। हु लाओ जल्दी से वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके वहाँ से चले जाने के बाद ली टियान लू चेन से कहता है मिस्टर लू मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में काफी कुछ पता है, क्या तुम हमें इस बारे में बता सकते हो भाई ये सारे लोग कहाँ से आए हैं, मुझे कौन लोग हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है कि यंग मास्टर आगे से हंसना शुरू कर देता है और फिर उसके सामने माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे रेकलेस बिहेवियर की वजह से, एक बार हम लोग इस दुश्मन को हरा दें उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें खुली इजाजत दूंगा। सिस्टर जियान लू चेन से कहती है तुम्हें गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, ये मसला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें जो भी पता है वो इसको बता दो। लू चेन उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे जो कुछ पता है मैं सब कुछ बताता हूँ। उन इवल स्पिरिट मास्टर्स का प्लान ये था कि वो एक लड़की का रूप लेने के बाद जो कि सिटी लॉर्ड की 4th वाइफ है, वो उसकी 4th वाइफ बनने के बाद उसे यहाँ से लेकर बाहर चली जाएगी और उसके बाद इवल स्पिरिट मास्टर अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आएंगे और बैंक्वेट हॉल में जितने भी लोग हैं सभी को मार डालेंगे और इस बात से वो अपना बदला ले लेंगे, उनके हेड को मारा गया था, इस बात का वो बदला लेने आ रहे हैं। यंग मास्टर ली टियान भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में वो 5 इवल स्पिरिट मास्टर्स हैं। 5 फैमिली के एल्डर कहते हैं मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अटैक किया है जो कि रिबेलियन ग्रुप से है, यहाँ पर हमारे कमांडर ने गद्दारी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 5 इवल स्पिरिट मास्टर्स आ रहे हैं जो कि हमारे पर अटैक कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यंग मास्टर ली टियान उन सभी से कहता है प्लीज तुम सभी
सभी लोग यहाँ पर सबसे पावरफुल लोग हो जो कि इस बैंक्वेट पार्टी में जमा हो। सिटी लॉर्ड के पैलेस के ऊपर अटैक हुआ है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर रहकर मेरी हेल्प करोगे इस दुश्मन को यहाँ से भगाने में? लू चैन और लिू शेंग दोनों ही सिस्टर जियान की तरफ देख रही होती है। सिस्टर जियान उन दोनों से कहती है, तुम दोनों मेरी तरफ क्या घूर घूर कर देख रही हो? यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग क्या फैसला लेते हो। लिू शेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और सिस्टर जियान को उसकी कमर से पकड़कर अपने साथ चिपका लेता है और उसे कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने मास्टर के ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मास्टर हो। जो भी ऑर्डर तुम्हारा होगा मैं उसी ऑर्डर को फॉलो करूंगा। लिू फैमिली वही करेगी जो कि मिस जोंग उसे करने का कहेगी। सिस्टर जियान उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, जरा आसपास तो देखो पर कितने सारे लोग हैं, तुम इन सभी के सामने जो सब कुछ क्या कर रहे हो? जबकि यंग मास्टर ली टियान भी लिू शेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है, लिू शेंग इस वक्त सिस्टर जियान के साथ है, इसका मतलब तो यह है कि मेरी फैमिली फ्यूचर में जोंग फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकती, ना इंपीरियल फैमिली वाले हमारे खिलाफ हो जाए। जियान को अपने साथ चिपका लेता है और उसे कहता है, तुम मेरी मास्टर हो और जब तक तुम मुझे ऑर्डर नहीं करोगी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लू चैन भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। लू चैन कहता है, मुझे लगता है कि आज के बाद लिू शेंग को मुझे अपना जीजा कहना पड़ेगा। साथ ही वो भी नटंकी शुरू कर देता है और वो अपने सर को सिस्टर जोंगली के कंधे पे रखते हुए कहता है, सिस्टर जोंगली मुझे लगता है कि तुम इस सब से काफी ज्यादा जेलस हो रही हो, लेकिन तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। सिस्टर जियान अपनी बहन और लू चैन से कहते हैं, तुम दोनों की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर इस हैवी अटैक को बर्दाश्त कर सको, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग मरने वाले हैं। चाहती हूँ कि तुम दोनों जाकर किसी सेफ जगह पर छुप जाओ, जब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब निकल आना। जोंगली उसे कहती है, लेकिन सिस्टर मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, मैं यहीं पर रहूंगी। लू चैन आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं हम लोग इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर कहीं पर छुपते हैं। फिर लू चैन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ये सीरीज थोड़ी बहुत अजीब है क्योंकि पहली बार देख रहे हैं कि हीरो जाकर कहीं पर छुपने वाला है, हीरो को तो यहाँ पर फाइट करनी चाहिए थी। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद लिू शेंग और जियान उन सभी से कहते हैं, चलो सभी लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इस दुश्मन से फाइट कर सकते हैं, हम सभी को मिलकर फाइट करना होगी। एक सीन में लू चैन और मिस जोंग को दिखाते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर भागता हुआ एक दूसरे रूम की तरफ जा रहा होता है, तो वो दोनों एक रूम ढूंढते हैं और उस रूम के अंदर चले जाते हैं। जोंगली उसे कहती है, लू चैन तुम वहाँ से भाग क्यों आए? हम लोगों को वहाँ पर रहकर सिस्टर जियान की मदद करनी चाहिए थी, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो लू चैन उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है और जाकर बेड पे बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिस्टर जियान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लू शेंग वहाँ पर है और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी भी पावरफुल फैमिलीज हैं उन सभी के हेड वहाँ पर मौजूद हैं। चारों बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स अपनी फाइटिंग स्पिरिट के 7th लेवल पर हैं, जो कि जियान से भी काफी पावरफुल हैं, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। हमारी सिस्टर जियान भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ऊपर से लिू शेंग उसके साथ है, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। और साथ साथ फाइटिंग का सीन भी दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो सारे गार्ड्स आकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइटिंग में वी हाउ भी फाइट कर रहा है, लेकिन हमारा कचरा वहाँ से भाग कर आ गया है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक दूसरे रूम में। तो राइटर ने बहुत ही बुरा किया है और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लू चैंग जोंगली से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखो और सिस्टर जियान के ऊपर भी, कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मिस जोंगली उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। लू चैंग जल्दी से उसे अपने साथ चिपका लेता है और उसे कहता है, मैं किसी को भी तुम्हें अपने आप से छीनने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो मो चैंग हो या फिर गाय लोंग हो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकता। जबकि दूसरी तरफ फाइटिंग का सीन दिखाते हैं। फाइटिंग अरीना में काफी सारे लोग मर चुके हैं और काफी सारे अभी भी फाइट कर रहे हैं और बहुत सारे जख्मी हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका सामना डेड सोल्जर्स के साथ है। वो जितनों को मारते हैं वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वी हाउ कहता है, हम लोग यहाँ पर क्या करें, इनका तो कोई अंत ही नहीं है, ये दोबारा से जिंदा हो आते हैं। बाई फैमिली के एल्डर भी वहीं पर सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं, इन सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शो ऑफ करने की। उसी वक्त एक सोल्जर पीछे से बाई फैमिली के एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है। सिस्टर जियान आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक करके बाई फैमिली के एल्डर को बचाती है। वो भी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर जियान उससे कहती है, कोई बात नहीं। वो लोग वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को मार देते हैं। उसी वक्त उन्हें फ्लूट की आवाज आती है। वो सारे काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, अचानक ये फ्लूट की आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही उन सभी के कानों में फ्लूट की आवाज पड़ती है, वहाँ पर जितने भी डेड सोल्जर्स होते हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। हालांकि इनकी साइड से भी जितने मरे थे वो भी दोबारा से जिंदा होकर उनके सोल्जर बन गए हैं और वो सारे जंप करते हुए जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिू शेंग चिल्लाकर उसे कहता है, जियान अपना ध्यान रखो। सिस्टर जियान कहती है, ये तो एक इवल कल्टीवेशन टेक्निक है जिसने इन सभी को दोबारा से जिंदा किया है। लू चैन और जोंगली जो कि दूसरे रूम में होते हैं उन्हें भी फ्लूट की आवाज आ रही होती है। लू चैन दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है तो उसे बाहर दिखाई देता है एक सोल्जर जो कि मर चुका है, लेकिन वो चल फिर रहा है। लू चैन उसे देखने के बाद जोंगली से कहता है, जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। फिर वो दोनों ही बेड के नीचे छुप जाते हैं। लू चैन उसे कहता है, खामोश रहना, थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक कर रखो, उस सोल्जर को पता न चल जाए कि हम दोनों यहाँ पर बेड के नीचे छुपे हुए हैं। उसी वक्त वो डेड सोल्जर बाहर से अंदर आता है और दरवाजे को किक मारते हुए खोलकर अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता।
अंदर की तरफ देखने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लू चैन और जोंगली दोनों ही बिस्तर के नीचे से बाहर निकलते हैं। जोंगली लू चैन से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ये डेड सोल्जर चाल फिर कैसे सकता है? लू चैन कहता है, मैंने कैटाकॉम्स के अंदर ये सब कुछ पहले भी देखा है। वहाँ पर इवल स्पिरिट मास्टर था जो अपनी फ्लूट को यूज करते हुए डेड को भी जिंदा कर सकता है, उन्हें ज़ोंबी बनाकर अपने लिए यूज कर सकता है। जब मैं सिस्टर ली रियोटोंग के साथ था तब मैंने ये सब कुछ देखा था। जोंगली उसे कहती है, तुम्हारी एक और सिस्टर कहाँ से आ गई? अब ये रियोटोंग कौन है? लू चैन कहता है, लगता है कि तुम सिस्टर रियोटोंग से जेलस हो रही हो। वो उसे कहती है, नहीं मैं जेलस नहीं हो रही, क्या वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है? लू चैन उसे कहता है, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर मरेंगे उस डेवल कल्टीवेटर के लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सारे के सारे मरे हुए लोगों को अपने सोल्जर बना सकता है। लू चैन जोंगली से कहता है, बाहर से शोर की आवाज आना बंद हो गई है, मुझे लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। मैं बाहर जाकर चेक करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। अगर कोई यहाँ पर आए तो जल्दी से छुप जाना। लू चैन जैसे जाने लगता है, जोंगली उसे कहती है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, इसकी बात तो ठीक है, ये अगर यहाँ पर अकेली रहेगी तो यहाँ पर भी काफी खतरा है, मैं इसको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। वो उसे कहता है, चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। वो दोनों बैंक्वेट हॉल में जाते हैं। जैसे ही वो बैंक्वेट हॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, सभी लोग मर चुके हैं। जोंगली और लू चैन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाई फैमिली के एल्डर की लाश पड़ी होती है। इसके अलावा जेंग टाओ और वी हाओ वो दोनों भी मर चुके हैं। जहाँ तक के मो फैमिली के एल्डर वो भी मर चुके हैं। जोंगली कहती है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े एल्डर मर चुके हैं तो फिर मेरी सिस्टर कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। कहीं पर काफी सारी लाशों के बीच से एक लड़की निकलती है। बाई फैमिली की लड़की वहाँ से निकलती है और उनसे कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है। लू चैन जोंगली से कहता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई जिंदा है। वो दोनों भागते हुए उसके पास चले जाते हैं। लू चैन कहता है, ये तो जिंदा है, चलो इसकी हेल्प करते हैं। वो आगे बढ़कर उसे सहारा देता है और उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यहाँ पर बाकी लोग कहाँ पर है? सिस्टर जियान कहाँ पर है? लेकिन वो लू चैन को देखते उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है, प्लीज मुझे मत मारना। और वो बहुत ज्यादा डरी होती है और वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे मत मारो। जोंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है, हमें बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है? मेरी सिस्टर जियान कहाँ पर है? सिस्टर जोंग जियान कहाँ पर है? वो उससे भी पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे मर चुके हैं, तुम्हारी बहन भी मर गई है, कोई भी नहीं बचा। जेंग टाओ, वी हाओ, मो चैंग जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। और साथ ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। जबकि उसकी बात सुनने के बाद जोंगली को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है और वहीं पर नीचे गिरने लगती है। लू चैन जल्दी से उसे पकड़ता है और कहता है, तुम्हें शांत होना होगा, सिस्टर जियान अभी तक जिंदा है, क्योंकि इन सभी में उसकी डेड बॉडी नहीं है। जहाँ पर लिू शेंग की बॉडी भी नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि वो लिू शेंग के साथ है और सेफ है। लू चैन जोंगली से कहता है, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो लू चैन जोंगली को अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ जाता है। वो लोग जैसे ही वापस आते हैं पर वी वहीं पर सामने खड़ा होता है। जोंगली आती है उससे पूछती है, एल्डर वी, क्या सिस्टर जियान वापस आई या नहीं? कीपर वी उसे कहता है, लेकिन तुम सभी लोग तो एक साथ बैंक्वेट हॉल में गए थे, वो तो अभी तक वापस नहीं आई, उसे तो तुम्हारे साथ वापस आना चाहिए था। जोंगली उसकी बात सुनने के बाद से फिर से झटका लगता है और वो वहीं पर कुर्सी के ऊपर गिर जाती है। पर वी उनसे कहते हैं, मुझे भी बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लू चैन उन्हें सारी बात बताता है कि लास्ट नाइट बैंक्वेट हॉल पर अटैक हुआ था और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मार दिया गया है। यहाँ तक कि सारी बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स भी वहाँ पर मर गए हैं और जितने भी राइजिंग चैंपियन थे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे वो सभी मर गए हैं। कीपर व्यू से कहता है, लू चैन मुझे लगता है कि तुमने बैंक्वेट पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसी वजह से तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आज सुबह जब मैं बाहर से घर वापस आ रहा था उसी वक्त मैंने बाई फैमिली के एल्डर को देखा था। बाई फैमिली के एल्डर लड़खड़ाते हुए अपने फैमिली हाउस में वापस जा रहे थे। ऐसे ही लग रहा था जैसे उन्होंने बोस्ता पी हुई है। लू चैन हैरान होकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाई फैमिली के एल्डर तो मर चुके हैं, हमने उनकी लाश खुद देखी थी। वो कीपर वी से पूछता है, तुमने ये सब कुछ कब देखा? उसे कहते हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले वो अपनी फैमिली हाउस में वापस जा रहे थे। लू चैन कहता है, ये मसला तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। एक बार मैं सिस्टर ली को यहाँ पर शांत करवा के बिठा जाऊँ, उसके बाद बाहर जाकर चेक करता हूँ क्या यहाँ पर हो क्या रहा है और रात को बैंक्वेट पार्टी में हुआ क्या था। तो लू चैन सिस्टर ली को वहीं पर बिठाकर वापस से बैंक्वेट हॉल की तरफ जाता है, यानी कि सिटी लॉर्ड के पैलेस में। वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। लू चैन ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, रात के वक्त यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में इतने सारे लोगों की मौत हो गई कि यहाँ पर गार्ड्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तो वहीं पर सिटी लॉर्ड की पैलेस की दीवार के ऊपर सिटी किंग टूर्नामेंट के लिए जितने भी बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी के नाम दोबारा से लगाए जाते हैं, क्योंकि इस बार के बैंक्वेट पार्टी में जिन्होंने चैलेंज किया था उस चैलेंज के बाद दोबारा से नामों को लगाया जाना था। लू चैन भी वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है कि आखिर वो 10 बच्चे कौन है, क्या यहाँ पर नामों को चेंज किया गया है या नहीं। लू चैन जैसे उस लिस्ट की तरफ देखता है तो उस लिस्ट के ऊपर लू चैन और उसकी सिस्टर जोंग दोनों का नाम होता है, लेकिन बाकी के जितने नाम होते हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं। लू चैन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर सारे नाम है लेकिन मेरा और जोंगली का नाम चेंज नहीं हुआ।
हुआ। वहीं पर लू चेन की नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि सारी भीड़ के बीच से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लू चेन कहता है ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है ये उन 5 इवल मास्टर्स में से एक है। लू चेन जल्दी से उसका पीछा करता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है तो वो वहीं से कहीं पर गायब हो जाता है। लू चेन कहता है वो तो यहीं पर था लेकिन अब यहाँ से चला गया है। उसी वक्त फिर से उसके कंधे पर कोई तलवार रखता है और उसे कहता है जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कमांडर ली है जो कि अपनी तलवार को फिर से उसके सामने करते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू चेन उसे कहता है सिस्टर रूटोंग क्या तुम मुझे भूल चुकी हो, ये मैं हूँ लू चेन। कमांडर ली उसे कहती है तुम्हें इस बात को साबित करना होगा कि तुम लू चेन ही हो। लू चेन उसे कहता है लगता है कि तुम इस बारे में भूल गई हो, चलो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। उस टनल के अंदर हम दोनों एक साथ थे। कमांडर ली उसकी बात सुनने के बाद उसकी गाल खींचकर कहती है लगता है कि तुम वाकई में असली के लू चेन हो। लू चेन उसे कहता है कमांडर ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कमांडर ली उसे कहती है मैं गली के अंदर बेहोश पड़ी थी, जब मुझे होश आई तो मैं सीधा सिटी लॉर्ड की पैलेस में गई और बैंक्वेट हॉल में जाकर मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। उन सभी को देखने के बाद मैं वापस आ गई, लेकिन वहाँ से वापस आने पर मुझे रास्ते में एक गार्ड मिला था। वो गार्ड मेरे सामने चलता हुआ आ रहा था लेकिन उसकी मेरे साथ टक्कर हो गई। सिर्फ एक ही टक्कर के साथ वो ग्राउंड पर गिर गया और वहीं पर वो बेहोश हो गया। ये तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो पहले से मरा हुआ है, लेकिन एक मरा हुआ गार्ड चल कैसे सकता है। जब मैंने उसको चेक किया तो वो वाकई में मरा हुआ था। मैंने उसकी आर्मर को हटाकर देखा तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की स्पिरिट एनर्जी निकल रही थी, जैसे कि किसी ने उसको रीलाइव किया हो, रीएनिमेट किया हो। कमांडर लियो से कहती है उसके बाद मैंने वहीं पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। मैंने वहीं पर छुपकर पूरे पैलेस में देखा तो वहाँ पर कुछ लोगों के अलावा बाकी के सारे गार्ड्स मर चुके थे, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा था। लू चेन उसे कहता है लास्ट नाइट मैं भी वहीं पर था, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स ने आकर अटैक किया था और बहुत सारी फैमिलीज के एल्डर्स मारे गए, ताकि बड़ी फैमिलीज के चारों बड़े एल्डर्स भी मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिटी की हालत देखकर तो लगता है कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन सभी लोगों को भी यहाँ पर शहर के अंदर चलते फिरते देखा है जो लोग कल रात मर गए थे। बहुत सारे फैमिली एल्डर्स अपने अपने घरों में वापस आए हैं। मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड के पैलेस में ये जितने भी मरे हुए लोग हैं इन सभी को कोई मैनिपुलेट कर रहा है। कमांडर लियो से कहती है मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो भी कर रहा है उसका प्लान काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ फाइटिंग पैलेस के अंदर जाने के लिए ये सब कुछ तो नहीं करेंगे। लू चेन उसे कहता है तुम्हारी ये बात तो ठीक है कि चारों बड़े इवल मास्टर्स ने सभी ने ये प्लॉट बनाया था, लेकिन बैंक्वेट हॉल में इस वक्त चारों बड़ी फैमिलीज के एल्डर जो कि यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हैं वो सारे मौजूद थे। चारों बड़े इवल स्पिरिट मास्टर्स के लिए भी उन सभी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये प्लान उन चारों बड़े स्पिरिट मास्टर्स का नहीं बल्कि किसी और का है। लू चेन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और चल रहा है। हालांकि जब इन स्पिरिट मास्टर्स ने यहाँ पर अटैक किया उसी वक्त किसी और ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना मकसद पूरा कर लिया है। कमांडर लियो से कहती है अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि इस वक्त तुम भी बहुत बड़े खतरे में हो। कमांडर लियो से कहती है क्योंकि वहाँ पर गवर्नर ऑफिस की दीवार के ऊपर जो लिस्ट लगी हुई है इस किंग सिटी कंपटीशन के लिए, उसमें सिर्फ तुम दोनों का यानी जोंगली और लू चेन तुम दोनों का नाम सामने है। बाकी सभी के नामों को हाइड किया गया है क्योंकि हमें नहीं पता कि बाकी के 8 लड़के कौन है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। और हमारे सिटी रूल्स के मुताबिक जो कि सिटी लॉर्ड ने बनाए थे उनके मुताबिक जिन भी 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें 1 घंटे के लिए फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में जाने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि बाकी के 8 बच्चों के साथ तुम्हें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। लू चेन उसे कहता है क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि उस लिस्ट के ऊपर सिर्फ मेरा और जोंगली का नाम लिखा हुआ है, बाकी सारे नाम हाइड हैं। लगता है कि जिस बंदे ने भी ये सब कुछ किया है उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं और जोंगली अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि बाकी के 8 बच्चे वो सभी लोग वहाँ पर मर चुके हैं, क्योंकि उन सभी की लाशें हमने खुद देखी थी। मुझे लगता है कि बाकी के 8 बच्चे जो वहाँ पर अब जाएंगे वो सारे के सारे इनके प्लान के मुताबिक इनके अपने लोग होंगे जिन्हें वो फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में भेजने चाहते हैं। हम दोनों को भी फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के अंदर ही मार दिया जाएगा। कमांडर लियो से कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिटी लॉर्ड के पैलेस में हरगिज मत जाना, मुझे अभी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। लू चेन उसे कहता है तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरी जोंग फैमिली के घर चलो, वहाँ पर तुम बहुत ज्यादा सेफ रहोगी। कमांडर ली भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है। चेन उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जोंग हाउस में चलो, वहाँ पर जाने के बाद तुम और जोंगली दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकती हो, जबकि बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लू चेन उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, सिटी लॉर्ड के पैलेस में कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, कहीं तुम भी इस सब का शिकार ना हो जाओ। कमांडर ली भी उसकी बात सुनने के बाद फिर से शर्माना शुरू कर देती है, तो लू चेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जोंग फैमिली के घर में आ जाता है। जैसे वो घर वापस आता है तो जोंगली भागती हुई बाहर निकलती है और उसे कहती है शुक्र है तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे वो वहाँ पर कमांडर ली को देखती है तो वहीं पर रुक जाती है और हैरान होकर उससे पूछती है ये लड़की कौन है। वो उसे बताता है
है। इसका नाम कमांडर ली है। मिस्टर ली ना सिर्फ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बल्कि ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट के 5th लेवल पर हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सेफ रखेंगी। आज से ये यहीं पर रहेंगी। जोंगली आगे बढ़ती है और उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम जोंगली है। वो उसे कहती है, तुम कैसी हो? इसी वक्त उनके बाहर के दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है। वो लोग सभी पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब इस वक्त कौन आया होगा? जोंगली कहती है, मुझे लगता है कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। कीपर भी अंदर आता है और उनसे कहता है, मेरे हाथ में एक लेटर है और इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, सिटी लॉर्ड ने तुम दोनों को वहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के अंदर जाने के लिए इनवाइट किया है और कोई यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया है। कमांडर ली उन दोनों से कहती है, मैं तुम दोनों को यही रिकमेंड करूंगी कि तुम दोनों को फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में नहीं जाना चाहिए। लू चेन उसे कहता है, अगर वो वाकई में मुझे मारना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। मुझे भी देखना है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर जोंग फैमिली के घर में छुप कर नहीं बैठ सकता। लू चेन आगे बढ़ता है और जोंगली से कहता है, जोंगली तुम यहीं पर रहो, मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊंगा। जोंगली चिल्लाकर उसे कहती है, नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लू चेन उसे कहता है, नहीं मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊंगा। तुम्हें पता है कि सिटी लॉर्ड का पैलेस इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, मैं वहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम सिस्टर जियान के लिए पहले से बहुत ज्यादा परेशान हो। क्या होगा अगर सिस्टर जियान वापस आ जाती है? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कमांडर ली के साथ जोंग फैमिली में ही रहो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। कमांडर ली उसे कहती है, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अब जबकि यहाँ पर कोई स्पेशली तुम्हें लेने के लिए आया है, मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और सिटी लॉर्ड का पैलेस इतना भी बुरा नहीं हो सकता, वहाँ पर इतना खतरा ना हो जितना हम लोग समझ रहे हैं। लू चेन को लेने के लिए एक बुढ़ा मास्टर आया होता है। चेन उसके साथ साथ चल रहा होता है, जबकि वो उसके सामने सामने चल रहा होता है। लू चेन कहता है, सिटी लॉर्ड ने मुझे इनवाइट करने के लिए इस बुढ़े मास्टर को यहाँ पर भेज दिया। मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड के पास अब ज्यादा लोग नहीं बचे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मर चुके हैं। इस वजह से उसने इस बूढ़े नौकर को यहाँ पर भेजा है मुझे लाने के लिए। लू चेन उस बूढ़े मास्टर की तरफ देखता और कहता है, मुझे पता है कि कल रात को वहाँ पर सिटी पैलेस में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस बूढ़े मास्टर को भी तो पता होगा। इसको तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, लगता है कि इसको भी सब कुछ पता है। लू चेन उस बूढ़े मास्टर से कहता है, बूढ़े मास्टर मुझे पता है कि कल रात वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और इस वक्त सिटी पैलेस जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से जल्दी से निकल जाना। मुझे वहाँ पर छोड़ने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। बूढ़े मास्टर को तो सारी बात पहले से पता है। वो लू चेन की तरफ देखता है और उसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी एक बात को याद रखना, ऐसे तुम यहाँ से अंदर इंटर होगे तो सिटी लॉर्ड के सामने कुछ भी पूछना मत और कुछ भी कहना मत और किसी भी तरफ देखना मत। साथ ही वो बूढ़ा मास्टर सामने वाली दीवार के ऊपर एक बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पर वो दीवार हट जाती है। दीवार के हटने के बाद सामने एक गली होती है, ये फाइटिंग स्पिरिट पैलेस की तरफ जाती है। बूढ़ा मास्टर से कहता है, चलो मेरे साथ आओ। बूढ़ा मास्टर लू चेन को लेकर जैसे दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर कमांडर शेन खड़ा होता है। उसे कहता है, तुम सिर्फ एक को लेकर क्यों आए हो, दूसरा कहाँ पर है? बूढ़ा मास्टर कहता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही था, मेरे साथ तो यही एक ही बच्चा आया है। लू चेन उसे कहता है, मिस जोंगली की तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में नहीं जाएगी। कमांडर शेन उस बूढ़े मास्टर से कहता है, चलो ठीक है तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब यहाँ से दफा हो जाओ, इस लड़के को मैं संभाल लूंगा। बूढ़ा मास्टर वहाँ से चला जाता है। कमांडर शेन लू चेन से कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। कमांडर शेन लू चेन को लेकर अंदर आ जाता है। तो जैसे वो अंदर आता है तो अंदर सारे के सारे 8 बच्चे खड़े होते हैं। ये वही सारे बच्चे हैं जो पहले मर चुके हैं। लू चेन भी उन सभी के साथ ही आकर लाइन में खड़ा हो जाता है। लू चेन कहता है, ये सभी लोग तो मर चुके हैं लेकिन ये यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर कैसे खड़े हैं? ताकि उन सभी को कंट्रोल किया गया है, वो वाकई में मर चुके हैं। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उनके सामने 8 लोग आते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के रोब पहने होते हैं। ये सभी लोग टॉम क्लैन से हैं, इंपीरियल पैलेस का तीसरा बड़ा क्लैन। तो कमांडर शेन उनके सामने झुकते हुए कहता है, मैं प्रिंस को ग्रीट करता हूँ, आपके लिए ऑफरिंग्स रेडी हैं। टॉम क्लैन का यंग प्रिंस अपने सर से चोगा उतारता है और कहता है, क्या ये सभी लोग बलि के बकरे हैं, यानी कि ये सारे इस बार का सैक्रिफाइस हैं? चलो ठीक है, ये इतने भी बुरे नहीं हैं। साथ ही यंग प्रिंस आगे बढ़ता है और बाई फैमिली की लड़की के पास चला जाता है और उसे कहता है, स्पेशली ये वाला सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये लड़की मर चुकी है लेकिन फिर भी इसके अंदर इसकी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस बाकी है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अच्छी तरह से रिफाइन करूंगा तो ये मेरी कलेक्शन का एक अच्छा हिस्सा बन सकती है। वो अपनी उंगली को उसके माथे पर लगाता है और उसके माथे के ऊपर एक सुर्ख रंग का निशान चमकता है और उसके साथ ही वो बाई फैमिली की उस यंग मिस को अपने बाजू के अंदर खींच लेता है और उनसे कहता है, इस लड़की की बॉडी को मैं स्पेशली अपने लिए रखने वाला हूँ। लू चेन उसी की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है ये कोई आम लोग नहीं है, ये कुछ बहुत ही बड़े और पावरफुल जीनियस हैं। सिर्फ अपने एक ही मूव के साथ उस लड़की की बॉडी को अपनी पॉकेट में रख लिया। तो उस लड़की को अपनी पॉकेट डायमेंशन में रखने के बाद वो आटू के आटू वहाँ से साइड पर चले जाते हैं। कमांडर शेन उसे कहता है, मैं सिटी लॉर्ड को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको जो चाहिए था आपने ले लिया। लू चेन भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, यहाँ पर तो इवल स्पिरिट मास्टर्स ने अटैक किया था, तो फिर सिटी लॉर्ड को इस सब के बारे में कैसे पता है? शेन तो इवल स्पिरिट मास्टर्स के साथ मिला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी लॉर्ड को भी सब के बारे में पहले से
से पता है। आज उसे बूढ़े मास्टर की बात याद आती है। बूढ़े मास्टर ने उसे कहा था कुछ भी पूछना मत, किसी से कुछ कहना मत और कुछ भी देखना मत। कमांडर शैन उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद बच्चों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े क्या हो, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में लेकर चलता हूँ। उन सभी को फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में लेकर जाता है। देखिए वो जैसे वहाँ पर जाते हैं, सिटी लॉर्ड वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं और उसके साथ उसकी चौथी वाइफ भी खड़ी होती है जिसका नाम गुईजी है, जो कि इवल स्पिरिट मास्टर्स में से एक है। लू चेन उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड को भी इन्होंने मारकर इसको कंट्रोल किया हुआ है। और इस बात से लू चेन काफी ज्यादा हैरान होता है। कमांडर शैन उसके सामने झुकते हुए कहता है माय लॉर्ड, हमने सभी लोगों को यहाँ पर ले आए हैं। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं चलो ठीक है, अब सारे के सारे क्रिमिनल्स को यहाँ पर ले आओ। कमांडर शैन चिल्लाकर कहता है ठीक है, क्रिमिनल्स को यहाँ पर ले आओ। सबसे पहले तो वो एक बड़े से पॉट को वहाँ पर लाकर वहीं पर ग्राउंड के सेंटर में रख देते हैं। सिटी लॉर्ड गुईजी से कहते हैं गुईजी जरा सामने की तरफ देखो, अपने दोस्तों को खुद मरता हुआ देखो। लू चेन उसी तरफ देख रहा होता है। लू चेन कहता है गुईजी इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है, लगता है कि सिटी लॉर्ड को उसके प्लॉट के बारे में पता चल चुका है। तो उस बड़े से पॉट के वहाँ पर रखने की थोड़ी देर के बाद वो लोग बाकी के दोनों इवल स्पिरिट मास्टर्स को भी पकड़ कर ले आते हैं। वो छोटा बॉम्ब बनाने वाला और दूसरा गोस्टली मास्टर, वो उन दोनों को पकड़कर वहाँ पर लाते हैं ताकि उनको सजाए मौत दी जा सके। कमांडर शैन भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है वो उसी के साथी हैं। लू चेन भी इस बात से काफी हैरान होता है। लू चेन कहता है तो इसका मतलब सिटी लॉर्ड को ये सब कुछ पहले से पता है। सिटी लॉर्ड अपनी फोर्थ वाइफ यानी कि गुईजी से कहते हैं जरा उन दोनों की तरफ देखो, ये वही इवल स्पिरिट मास्टर्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला है। मुझे ये बताओ कि तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो, तुम बताओ कि इनकी सजा क्या होनी चाहिए। गुईजी उसे कहती है सिटी लॉर्ड ये तो आपका फैसला है, आप जो इनके साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सिटी लॉर्ड उन सभी से कहते हैं इस बार इन 5 इवल मास्टर्स ने जो अटैक किया है वो बहुत ही पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने हमारे काफी सारे लोगों को मार डाला। लास्ट टाइम इन्होंने अटैक किया था तो इनके हेड को मैंने अपने हाथों से मारा था और इन दोनों को भी इस बार मैं मारने वाला हूँ। सिटी लॉर्ड कमांडर शैन से कहते हैं कमांडर शैन इन दोनों कैदियों को जल्दी से इस पॉट के अंदर फेंक दो। कमांडर शैन उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो भी उन 5 में से एक है, इसी वजह से वो हिचकिचा रहे हैं। गुईजी सिटी लॉर्ड से कहती है सिटी लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको इनकी जान नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमें पहले से पता चल चुका है कि इन सभी ने यहाँ पर अटैक किया है और जो 5 इवल स्पिरिट मास्टर्स में से एक है। आपको नहीं लगता कि इन्हें जिंदा रखकर इन्हें इंटेरोगेट करना चाहिए और इन्हें अपने लिए यूज करना चाहिए। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं और उसके चेहरे पर पिंच करते हुए उसे कहते हैं गुईजी मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे पूछा था लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब मैं तुम्हारा ओपिनियन जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनको जिंदा रखना चाहती हो या नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और मुझे ये भी पता है कि ये सारा तुम्हारा प्लान था। तुम मुझे जानबूझकर अपने साथ लेकर लेक के पास चली गई थी ताकि बैंक्वेट हॉल में सभी लोगों को मारा जा सके। अगर मेरे ली सिटी के अंदर बहुत सारे गार्ड्स नहीं होते हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिटी लॉर्ड तुम्हारे हाथों से मर चुका होता और इस ली सिटी के ऊपर एक नया सिटी लॉर्ड बन चुका होता जो कि तुम इवल स्पिरिट्स मास्टर्स में से एक होता। और साथ ही वो उसको पीछे की तरफ झटका देते हुए कहती है कमांडर शैन तो क्या तुम ये करने वाले हो या नहीं, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए हैं कि इन दोनों को उठाकर पॉट में फेंक दो। और साथ ही वो उसे कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में भी अच्छी तरह से पता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम लाओसी है, तुम यहाँ पर अपना चेहरा बदलकर मेरे कमांडर बनकर यहाँ पर रह रहे हो, मुझे तो कब से तुम्हारे बारे में पता है। कमांडर शैन यानी कि लाओसी उसको जैसे पता चलता है कि सिटी लॉर्ड को भी इस बारे में पता चल चुका है, जल्दी से अपनी तलवार निकालता है सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सिटी लॉर्ड उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वहीं से अपनी पाम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे पीछे की तरफ फेंक देते हैं। कमांडर शैन उसके अटैक की वजह से उड़ते हुए सीधे पोर्ट की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो उस पॉट के ऊपर से पीछे की तरफ गिरने लगते हैं उसी वक्त वहाँ पर टॉम क्लैन का यंग मास्टर आता है और अपने साइड को यूज करते हुए कमांडर शैन की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और उसे उसी पॉट के अंदर गिरा देता है। इस बात से सिटी लॉर्ड और लू चेन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टॉम क्लैन का यंग मास्टर वहाँ पर आते ही कहता है तो ये वो कोड है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। सिटी लॉर्ड से कहता है ली टियानजुन, अब जबकि तुमने अपने सारे मसलों से निमट लिया है तो क्या तुम मुझे उस सीक्रेट रूम के बारे में बताओगे। लू चेन भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये सीक्रेट रूम कौन सी जगह है। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ कि सीक्रेट रूम को ओपन करने के लिए पूरी 3 चाबियों की जरूरत है, मेरे पास सिर्फ एक है। अगर तुम लोगों ने फोर्स के साथ उस सीक्रेट रूम को ओपन करने की कोशिश की तो ये बहुत ही बुरा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तीसरी चाबी के बिना तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बलि देना पड़ेगी, इसी के बाद ही तुम उसको ओपन कर सकते हो। यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हवा में से अपने साइड को घुमाते हुए वहाँ पर एक स्ट्राइक लगाता है और वो स्ट्राइक सीधी सिटी लॉर्ड के सामने ग्राउंड पर आकर लगती है और वहाँ पर एक कट लगता है। यंग मास्टर सिटी लॉर्ड से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो, मैं अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम अपने ली सिटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, चाहता हूँ कि तुम अपनी की हमें दे दो। यंग मास्टर से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कल का टाइम है, मैं चाहता हूँ कि कल उस सीक्रेट रूम को ओपन किया जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे ली सिटी के साथ क्या होगा। और फिर साथ ही वो यंग मास्टर वहाँ से गायब हो जाता है। सिटी लॉर्ड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते
क्योंकि वो इन सभी के सामने बेबस है। उनका क्लैन इसके सिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर सिटी लॉर्ड अपनी वाइफ गुजी की तरफ देखते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं मिस गुजी को इसके रूम में ले जाओ, यानी कि मेरी फोर्थ वाइफ को, इसके ऊपर नजर रखना। मेरी परमिशन के बिना ये अपने रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो गार्ड्स गुजी को अपने साथ उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, जबकि बाकी के गार्ड्स वहाँ पर जो तेल वाला पॉट पड़ा होता है उसको भी उठाकर ले जाते हैं। लू चेन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लू चेन कहता है मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड को इस सब के बारे में पहले से पता है, लेकिन अगर सिटी लॉर्ड को इस बारे में पहले से पता था तो उन्होंने बैंक्वेट हॉल के अंदर इतने सारे लोगों को मरने क्यों दिया, जहाँ पे वाकई में इन 5 इवल स्पिरिट मास्टर्स की गलती है। सिटी लॉर्ड लू चेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम मरे हुए नहीं हो और किसी के कंट्रोल में भी नहीं हो, तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने यहाँ पर इतनी क्रूर पनिशमेंट के बावजूद भी बिल्कुल शांत रहे हो। ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। लू चेन को उसी वक्त बूढ़े मास्टर की बात याद आती है। उसने कहा था कि कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत पूछना और कुछ भी मत देखना। लू चेन सिटी लॉर्ड से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। सिटी लॉर्ड लू चेन से कहते हैं लड़के तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और होशियार लगते हो। कल रात को वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए, लेकिन तुम उनमें जिंदा हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा तेज हो। लू चेन सिटी लॉर्ड से पूछता है सर मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपने इन सारे लड़कों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है, हालांकि ये सारे के सारे मर चुके हैं मेरे अलावा। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जरूरत से ज्यादा तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह के सवाल पूछते रहे तो तुम्हारी जोंग फैमिली की भी फेट उसी तरह की होगी जिस तरह की जू क्लैन की उस लड़की की हुई है। होम क्लैन का यंग मास्टर तुम्हारे जोंग फैमिली को नहीं छोड़ेगा। लू चेन सिटी लॉर्ड की वार्निंग सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिटी लॉर्ड वापस से पीछे मुड़ते हैं और दोबारा से ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं तो तुम सभी लोग यहाँ पर फाइटिंग पवेलियन में जाने के लिए आए हो, तुम सभी के लिए फाइटिंग स्पिरिट पैलेस को ओपन किया जाएगा। साथ ही वो सारे बच्चों से कहते हैं ठीक है 1 घंटे के लिए इसे ओपन कर दिया गया है, तुम सभी लोग अंदर जा सकते हो। तो वो सारे बच्चे लाइन बनाकर अंदर जाना शुरू करते हैं। लू चेन जैसे जाने लगता है सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम इन सभी के साथ नहीं जा सकते, पहली बारी सिर्फ इन मुर्दा लोगों की है, उनके बाद तुम जाओगे। सिटी लॉर्ड लू चेन से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको, तुम्हें पता है कि वो सारे के सारे मर चुके हैं, तो तुम इस बारे में भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर यहाँ पर हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि इस क्लैन के लोगों को गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लू चेन सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है, मुझे उन लोगों के बारे में जानना है जिनकी लाशें वहाँ पर नहीं थी, क्या वो सभी लोग ठीक हैं? सिटी लॉर्ड से कहते हैं मुझे इन सभी के बारे में नहीं पता, जितने लोग मर गए थे वो सारे दोबारा जिंदा होकर यहाँ पर खड़े हैं, जबकि जो लोग वहाँ पर मिसिंग है वो सारे वो कहीं पर छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के अंदर सिर्फ उन्हीं 10 बच्चों को जाने की इजाजत होती है जो कि किंग सिटी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जबकि लू चेन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये सारे लोग तो पहले से मर चुके हैं, तो फिर इन्हें फाइटिंग स्पिरिट पैलेस में जाने का फायदा ही क्या है। तो 1 घंटा पूरा होने के बाद वो सारे के सारे फाइटिंग स्पिरिट पैलेस से बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद वहीं पर गिर जाते हैं और दोबारा से मर जाते हैं, हालांकि वो पहले से मरे हुए हैं। सिटी लॉर्ड लू चेन से कहते हैं ठीक है लड़के अब तुम्हारी बारी है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, 1 घंटे में तुम जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो जाकर कर लो। लू चेन स्पिरिट फाइटिंग पैलेस के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं और शेल्फ्स के ऊपर बहुत सारे स्क्रोल्स और बुक्स रखी होती हैं। जैसा कि पहले बता दिया गया था कि यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो फाइटिंग स्पिरिट्स के रिलेटेड हैं जिनको ये मास्टर कर सकता है। लू चेन वहीं पर उन सारी बुक्स को देखता है, काफी सारी बुक्स को नोटिस करता है, लेकिन उसे अपने रिलेटेड कुछ भी ऐसी बुक नहीं मिलती। तो वहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स होती है वो यहाँ तो बहुत ज्यादा लो ग्रेड की होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा हाई ग्रेड की होती है। लू चेन कहता है स्पिरिट फाइटिंग स्किल्स बहुत ही स्पेशल फाइटिंग स्किल्स होते हैं, अगर हमारे पास स्पिरिट फाइटिंग स्किल्स नहीं है तो चाहे हमारी कल्टीवेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमारे पास कितनी ज्यादा सोल एनर्जी क्यों ना हो, हम लोग हमेशा के लिए अपने एक ही लेवल के ऊपर फंस कर रह जाएंगे। इसीलिए मेरी कोशिश है कि इस फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के अंदर से मुझे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, कोई ऐसा स्किल जो मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट के रिलेटेड सीख सकूं। लू चेन वहाँ पर काफी सारी बुक्स को देखता है तो काफी सारी बातों को स्किप करने के बाद लू चेन सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहा होता है। लू चेन कहता है मैंने यहाँ पर बहुत सारी बुक्स को देखा है और उनके अंदर बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ था और काफी सारी ऐसी टेक्निक्स थी कि काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे अपने रिलेटेड कोई भी टेक्निक नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर टाइम भी लिमिटेड है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। लू चेन कहता है चलो मुझे जोन सी वाली टेक्निक मिलेगी, मैं उसी को अपने लिए चूज कर लूंगा, चाहे वो एक लो ग्रेड की टेक्निक ही क्यों ना हो। लू चेन अभी 2nd फ्लोर के ऊपर ही जाता है कि उसी वक्त उसके सर में एक स्क्रोल आकर गिरता है। वो स्क्रोल को उठाता है और उसको खोलकर देखता है तो उसके ऊपर मिड लेवल की एक स्पिरिट कॉम्बैट टेक्निक लिखी होती है जो कि प्लांट्स के रिलेटेड होती है। लू चेन कहता है मेरे पास जो फाइटिंग स्पिरिट है वो अंगूर की बेलें हैं, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है वो दरख्तों के रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों ही प्लांट फाइटिंग स्पिरिट्स के रिलेटेड टेक्निक्स है। मुझे लगता है कि मैं इस मिड लेवल की टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ। तो लू चेन उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करते हुए उस स्क्रोल को वहीं पर पूरा खोल देता है और उसके अंदर जो टेक्निक लिखी होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। लू चेन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर से स्पिरिट एनर्जी मुझे छोड़कर जा रही है और ये वाला स्क्रोल उस सारी फाइटिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि मैं पहली बार किसी स्क्रोल से अपनी फाइटिंग स्किल को सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा। इस स्क्रोल के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट का स्किल लिखा हुआ है वो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब
खराब हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद लू चैन को वो वाला स्किल मिल जाता है। लू चैन के पास जो अपने नया स्किल आया है उसका नाम पैरासाइटिज्म है और इसका लेवल मीडियम है। तो लू चैन अपने स्किल को यूज कर सकता है, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से बने हुए एक सीड को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर बेच सकता है और उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जहाँ पर ये अपने इस बीज को फेंकेगा वहीं पर से प्लांट उगाएगा। लू चैन कहता है अगर मैंने इसे अच्छे से मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है ये पैरासाइटिज्म वाली टेक्निक फ्यूचर में मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। तो लू चैन वहीं पर खड़े खड़े उस सारी टेक्निक को मास्टर कर लेता है, लेकिन अब उसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा कम रह चुकी है क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करने के दौरान उसकी काफी सारी सोल एनर्जी रिलीज हो गई है। तो लू चैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। लू चैन कहता है ये वाली एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मैं किसी दूसरे की फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिचार्ज कर सकता हूँ और ऊपर से मेरी बेलू के अंदर पॉइजन भी है, मेरे पास 2 स्पेशल स्किल्स आ गए हैं। लू चैन कहता है हालांकि ये फाइटिंग स्पिरिट पैलेस ये पूरे 1 घंटे के लिए ओपन है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही मिड लेवल की टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपनी बहुत सारी सोल एनर्जी को जाया कर दिया और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब और ज्यादा एनर्जी बची है किसी दूसरे स्किल को मास्टर करने के लिए। एक तो पहली बड़ी मुश्किल के साथ मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही स्किल मिला था, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इतना ही काफी है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। लू चैन अभी वहीं पर खड़ा होता है। लू चैन कहता है यहाँ पर काफी सारी हाई लेवल की टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन अभी मेरे पास जितनी फाइटिंग स्पिरिट है इतनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ तो मैं एक ही लो लेवल के फाइटिंग स्पिरिट के स्किल को सीख सकता था, मुझे इसी स्किल को हाई लेवल तक पहुंचाना होगा। फिर साथ ही वो सोचता है क्यों ना ऐसा हो कि यहाँ पर से मैं किताबें उठाकर भाग जाता हूँ, मैं इनको चोरी कर लेता हूँ, बाहर जाकर इनको बेचूंगा। साथ ही लू चैन कहता है मुझे इतना ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने एक स्किल को तो सीख ही लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बुक चोरी करके जा रहा हूँ और रास्ते में गार्ड्स निकल आए और मुझे मार डालें। और ऊपर से हमारे सिटी लॉर्ड भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, अगर उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो तो खुद ही मुझे मार डालेंगे। तो लू चैन इसी बारे में सोच रहा था। लू चैन कहता है हमारे ली सिटी के बहुत सारे एल्डर्स जो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे वो सारे के सारे कल रात मारे गए, लेकिन अभी तक ली सिटी में कोई भी खलबली नहीं मची। पता नहीं सिटी लॉर्ड के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। फिर लू चैन सिटी पवेलियन से बाहर निकल आता है। लू चैन जैसे ही बाहर निकलता है सिटी लॉर्ड वहीं पर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुमने वहाँ पर काफी कुछ अचीव किया है, तुमने जो स्किल हासिल किया है वो काफी अच्छा है। लू चैन सिटी लॉर्ड से कहता है ये बात तो ठीक है कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद काफी कुछ हासिल हुआ है, लेकिन ये सब इन सभी का क्या कसूर था, ये सभी लोग तो मारे गए हैं, अब इनका क्या होगा। सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ, मैंने इन सभी को मरने दिया। लू चैन सिटी लॉर्ड से कहता है नहीं सिटी लॉर्ड, मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे लगता है कि अगर इनके साथ ये सब कुछ होना था तो आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ सोचकर ही किया होगा। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपने नहीं किया बल्कि उन इवल स्पिरिट मास्टर्स ने किया है, इन सभी को तो उन्होंने मारा है। सिटी लॉर्ड से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो इवल स्पिरिट मास्टर्स इन सभी को मार सकते हैं, उनके कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, वो काफी कमजोर है। सिटी लॉर्ड लू चैन से कहते हैं क्या तुम उन स्पिरिट पोजेसर्स के बारे में जानते हो। सिटी लॉर्ड लू चैन से इस बारे में पूछते हैं, वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें स्पिरिट्स के लेवल के बारे में पता है। लू चैन कहता है हाँ हमारी स्पिरिट्स के टोटल 9 लेवल होते हैं हमारे स्पिरिट मास्टर्स के, ये सारी पावर के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। सिटी लॉर्ड लू चैन की बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के अगर तुम्हारे जैसे जीनियस लड़के को फाइटिंग स्पिरिट के लेवल्स के बारे में नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कभी भी एम्पायर से आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारा क्लैन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के 9 लेवल्स के बारे में तो सभी को पता है, तकरीबन हर किसी को जो भी एक फाइटिंग स्पिरिट होल्डर है, लेकिन जिस चीज के बारे में तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सिटी लॉर्ड लू चैन से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर अपने 9th लेवल पर पहुंच जाता है और उसकी पीक पर पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, फाइटिंग स्पिरिट मास्टर 9th लेवल के बाद एक स्पिरिट किंग बन जाता है। लू चैन सिटी लॉर्ड की बात सुनने के बाद काफी खुश भी होता है और हैरान भी होता है। लू चैन कहता है काफी अरसे से मेरे जहन में भी यही सवाल था, अगर हम लोग अपने 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं तो 9th लेवल पर पहुंचने के बाद हमारा लेवल कहाँ पर पहुंचेगा, क्या वहीं पर हमारी बात हो जाती है, वहीं पर कल्टीवेशन खत्म हो जाती है। सिटी लॉर्ड लू चैन से कहते हैं तुमने यहाँ पर व्हाइट रोब्स वाले उन सारे लड़कों को देखा होगा, वो टोटल 8 लोग हैं, वो सारे टॉम क्लैन से हैं। टॉम क्लैन ने अपने 8 टॉप क्लास के जीनियसेस को यहाँ पर भेजा है और वो सारी अपने 8 लेवल के मास्टर स्पिरिट राम में हैं। हालांकि ये सारे के सारे अभी तक अपने 9th लेवल पर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अभी तक स्पिरिट किंग नहीं बन सका। वो लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि वो सीक्रेट राम में जाने के बाद सीक्रेट पावर को हासिल करने के बाद एक स्पिरिट किंग बन सके। यहीं पर वो उसे सीक्रेट राम के बारे में बताते हैं। सिटी लॉर्ड से कहते हैं आज से 23 साल पहले अचानक से कहीं पर हमारे ली सिटी के बाहर वाले हिस्से में यहाँ पर एक टॉम अपीयर हुआ और वो टॉम यानी कि मकबरा वो जिस मास्टर का था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, स्पिरिट किंग के लेवल से भी ज्यादा पावरफुल था। और उसी टॉम के अपीयर होने के साथ ही ये कहानी ने जन्म लिया। कहा जाता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट राम है जहाँ पर जाने से आप लोग एक स्पिरिट किंग बन सकते हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पर पहले से कोई जा चुका है, कोई बहुत ही पावरफुल है जो कि उस सीक्रेट राम में रहता है। लू चैन सिटी लॉर्ड की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है स्पिरिट किंग से भी ज्यादा ऊपर कोई लेवल होता है। सिटी लॉर्ड से कहते हैं हाँ बिल्कुल इसके ऊपर भी एक लेवल होता है। टॉम क्लैन के 8 लड़कों को यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है उस सीक्रेट राम के लिए और इसके अलावा तीनों बड़े क्लैंस के यंग मास्टर भी यहीं पर हैं, क्योंकि इंपीरियल सिटी से हैं। मुझे लगता है कि
उनमें से भी काफी सारे यहाँ पर आएंगे। लू चेन कहता है तो इसका मतलब ल्यू शेंग जो कि ल्यू फैमिली का यंग मास्टर है वो भी यहाँ पर इसीलिए आया होगा। सिटी लॉर्ड से कहते हैं हाँ बिल्कुल वो लड़का यहाँ पर इसीलिए आया है। क्या लगा था कि वो यहाँ पर जोंग फैमिली की हेल्प करने के लिए आया है या फिर वो जोंग फैमिली की लड़की के लिए आया है। नहीं, वो यहाँ पर सीक्रेट राम के लिए आया है ताकि वो यहाँ पर आने के बाद एक स्पिरिट किंग बन सके। शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, जो भी लड़का वहाँ पर जाने के बाद स्पिरिट किंग के लेवल पर पहुंच जाएगा कि फैमिली पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो वाली फैमिली बाकी की दोनों फैमिलीज को हरा देगी। इसी वजह से तीनों बड़ी फैमिलीज यहाँ पर है। इन तीनों बड़ी फैमिलीज में से जो भी इस पावर को हासिल करने में कामयाब होगा वो बाकी की दोनों फैमिलीज के ऊपर राज करेगा। इसलिए कल सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर उस पैलेस में जाने के बाद स्पिरिट पावर्स को हासिल करने की। तो यहीं पर सिटी लॉर्ड उसे बात बताते हैं। वो उसे कहते हैं यहाँ पर ये लोग जितने भी लोग बैंक्वेट हॉल में मरे हैं वो सभी लोग बलि दिए गए हैं। इन सभी की बलि चढ़ाने के बाद ही सीक्रेट राम के दरवाजे को ओपन किया जा सकता है। अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानता और इन सभी लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जाती अभी वो सभी लोग हमारे सिटी के ऊपर अटैक करते और बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डालते। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि बैंक्वेट हॉल में कुछ लोगों के मरने से कि सभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमें इवल स्पिरिट मास्टर्स के बारे में नहीं पता था कि वो भी इसी वक्त अटैक करने वाले हैं। और इवल स्पिरिट मास्टर्स ने यहाँ पर आने के बाद हमारे काफी सारे लोगों को मार डाला तो यहाँ पर हमारा डबल नुकसान हो गया है। सिटी लॉर्ड लू चेन से कहते हैं तुम एक काफी जीनियस लड़के हो और तुम्हें इस फाइटिंग स्पिरिट पैलेस से काफी अच्छे स्किल्स मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। लू चेन कहता है आपको मुझसे कैसा फेवर चाहिए? लॉर्ड अपने पास से की निकालते हैं और उसे कहते हैं सीक्रेट राम को ओपन करने के लिए 3 चाबियों की जरूरत होती है। एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी टॉम क्लैन के लड़कों के पास है। चाहता हूँ कि इस सीक्रेट राम की चाबी को तुम अपने पास रखो। वो सीक्रेट राम की चाबी को लू चेन को दे देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि कल उन 8 लड़कों के साथ तुम भी सीक्रेट राम में जाओ और वहाँ पर जाने के बाद देखोगे क्या मिलता है। शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे जाए। लू चेन सिटी लॉर्ड से कहता है क्या आपको लगता है कि मैं उन 9 स्टार के मास्टर्स के साथ वहाँ पर जाने के लायक हूँ? मैं तो सिर्फ एक 3rd लेवल का स्पिरिट मास्टर हूँ, मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये मौका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अपनी फाइटिंग स्पिरिट को आजमाने का। लू चेन उनकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और उनकी बात को मान लेता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन एक गाड़ी जाती है जिसके अंदर वो 8 टॉम क्लैन के लड़के बैठे हुए हैं और उनके साथ लू चेन भी है। वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर वो टॉम अपीयर हुआ है। वो लोग उस टॉम के पास जाने के बाद वहीं पर खड़े हो जाते हैं। टॉम क्लैन का यंग मास्टर कहता है तो हम लोग जहाँ पर पहुँच आए हैं, चलो जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। टॉम क्लैन का लड़का अपने पास से अपनी चाबी निकालता है जबकि बाकी के 7 मास्टर्स अपने पास से उन सारे बच्चों का ब्लड निकालते हैं जिनको मारने के बाद उनके ब्लड को यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए लाया गया है। तो लू चेन की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम भी अपनी चाबी निकालो। लू चेन भी अपनी चाबी निकाल लेता है तो इनके पास 2 चाबियां हैं जबकि तीसरी चाबी की जगह पर ये लोग ब्लड का सेक्रीफाइस यूज कर रहे हैं। वो 8 मास्टर वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस ताले को ओपन कर देते हैं। लू चेन भी काफी हैरान होता है और कहता है इन लोगों ने तो इस दरवाजे को ओपन कर दिया, इसका मतलब हम लोग बहुत ही जल्दी सीक्रेट राम में जाने वाले हैं। टॉम क्लैन का यंग मास्टर सबसे पहले अंदर जाता है और उन सभी से कहता है मेरे पीछे आ जाओ और वो सारे लोग अंदर चले जाते हैं। तो अंदर एक बहुत ही खुला सा एरिया होता है और वहीं पर सेंटर में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पत्थर होता है जो कि एक पिलर की तरह का होता है। टॉम क्लैन का एक लड़का कहता है मैंने तो सुना था कि सीक्रेट पैलेस के अंदर बहुत कुछ है, यहाँ पर हैरान करने वाली चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़े से स्टोन पिलर के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या हम लोग यहाँ पर एक बड़े से पत्थर के टैबलेट को देखने के लिए आए हैं? यंग मास्टर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये एक ब्लैक रॉक टैबलेट है और तुम्हें पता है कि ब्लैक रॉक टैबलेट कितना ज्यादा पावरफुल होता है, उससे बहुत सारे वेपन्स को बनाया जा सकता है। इस पत्थर की मदद से हम लोग किंग लेवल के वेपन्स बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सीक्रेट पैलेस के अंदर यही वो खजाना है जिसे हम लेने के लिए आए हैं। दूसरा लड़का भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि अगर हम इस बड़े से पत्थर को उठाकर अपने साथ वापस ले जाएंगे हमारा यहाँ पर आना बेकार नहीं होगा। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए इस पत्थर को मैं उखाड़ लेता हूँ। और वो उस पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हालांकि वो पिलर काफी ज्यादा बड़ा और भारी होता है। वो लड़का वहीं पर सामने खड़े होकर उस पत्थर को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है। लू चेन भी काफी हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि ये ब्लैक रॉक पिलर ये काफी ज्यादा भारी होगा, कम से कम 2000 पाउंड का तो होगा। ये लड़का वाकई में इसको उठा पाएगा? उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है हाँ ये मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इस वक्त अपने 9th लेवल पर है, इसी वजह से इसके एक बाजू में 1000 पाउंड की पावर है और दूसरे बाजू में भी 1000 पाउंड की पावर है, तो टोटल 2000 पाउंड की पावर हो गई। तो वो लड़का वहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए उस स्टोन टैबलेट को वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो स्टोन टैबलेट को वहाँ से थोड़ा सा हिलाता है तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी के निकलने के साथ ही उस लड़के के ऊपर अटैक होता है और उस लड़के की बॉडी अंदर से फट जाती है। वो लड़का वहीं पर मर जाता है और बाकी के सारे भी देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उन्हें ऊपर से हंसने की आवाज आती है। वो सभी लोग जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर गायलोंग खड़ा होता है। गायलोंग हंसते हुए सभी से कहता है मुझे क्या पता था कि यहाँ पर जो जीनियस आने वाले हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, तुम लोग इस लायक नहीं हो जहाँ से ट्रेजर को हासिल कर सको। गायलोंग उनसे कहता है मुझे तुम्हारे टॉम
टॉम सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता है। तुम्हारा सेक्टर एक 9th ग्रेड का टॉप ग्रेड का सेक्टर है। तुम्हारा मास्टर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, अभी इसी ब्लैक रॉक टैबलेट को हासिल करने के चक्कर में मारा गया। टॉम क्लैन का यंग मास्टर से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर गाय लॉन्ग भी होगा, जी क्लैन का यंग मास्टर। गाय लॉन्ग जल्दी से नीचे उतर आता है और उन सभी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि ये जगह मेरी है और यहाँ पर जो ट्रेजर है वो मुझे मिलेगा। यंग मास्टर से कहता है, तुम्हें लगता है कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ इस सीक्रेट रूम के अंदर जो ट्रेजर है वो तुम्हें लेने देंगे? हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ओपन किया है, तुम तो सिर्फ एक चोर हो जो कि मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर कहीं से घुस आए हो। गाय लॉन्ग से कहता है, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि सिर्फ एक चाबी के साथ इस सीक्रेट रूम के दरवाजे को ओपन नहीं किया जा सकता। और वहीं पर गाय लॉन्ग की नजर लू चैन पर पड़ती है और वो तो लू चैन से पहले ही गुस्सा है। वो लू चैन की तरफ देखता और कहता है, इसका मतलब बैंक्वेट वाली रात तुम जिंदा बच गए। सिर्फ तुम जिंदा बचे हो बल्कि यहाँ पर इन सभी के साथ भी चले आए हो। मुझे लगता है कि तुमने भी टॉम सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है। अगर तुमने टॉम सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे जी क्लैन और टॉम क्लैन ने इन दोनों में कभी भी नहीं बनी। हमारा काफी अरसे से झगड़ा चल रहा है। अगर तुमने इनको ज्वाइन किया है तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। लू चैन भी उसकी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी बेलू के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लोग आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारे ये छोटी सी ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने 9th लेवल पर हूँ और तुम सिर्फ 3rd लेवल पर हो। अपनी तलवार को घुमाते हुए लू चैन की सारी बेलू को काट देता है और बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है लू चैन पर अटैक करने के लिए। टॉम क्लैन के यंग मास्टर के साथ जो लड़का होता है वो आगे बढ़कर लू चैन को बचाने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इस बच्चे को बचाने की। ये लड़का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी स्केपगोट है। हमें पता चलेगा कि गाय लॉन्ग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फाइट से इसकी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। जबकि लू चैन को पता चल जाता है कि ये लोग मेरी हेल्प नहीं करने वाले, ये लोग मुझे यहाँ पर चारे के तौर पर यूज कर रहे हैं ताकि गाय लॉन्ग की वीकनेस को देखा जा सके। लू चैन कहता है, तो अब मुझे खुद ही फाइट करना पड़ेगी। वो भी अपनी बेलू को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी बेलू के साथ गाय लॉन्ग के ऊपर अटैक करता है। गाय लॉन्ग वहीं पर अपनी विल पावर को यूज करता है। वो अपनी विल के प्रेशर को रिलीज करता है तो लू चैन के ऊपर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और उठ भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी विल की पावर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और लू चैन क्योंकि एक बहुत ही लो लेवल का कल्टीवेटर है, लू चैन अभी वहीं पर नीचे बैठा होता है। गाय लॉन्ग उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार को उठाकर कहता है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार के साथ लू चैन को मारने लगता है, उसी वक्त दूसरी तरफ से क्रिस्टल उड़ता हुआ आता है और गाय लॉन्ग के ऊपर अटैक होता है। गाय लॉन्ग जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। लू शेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी एक वार्निंग दी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरा दोस्त है और इस पर अटैक मत करना, और मैं तुम्हें दूसरी बार फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा तुमने मेरे दोस्त पर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लू चैन लिू शेंग और सिस्टर जियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ उनके पास चला जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग कहाँ पर थे? हम लोग तुम्हें वहाँ पर ढूंढ रहे थे। सिस्टर जोंगली बहुत ज्यादा परेशान है। लिू शेंग उसे कहता है, तुम्हारी सिस्टर जियान और कहाँ पर हो सकती है? ये मेरे साथ थी। मुश्किल के साथ तुम्हें थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ मिली थी, थोड़ा सा प्राइवेट टाइम मिला था, लेकिन तुम फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए हो। सिस्टर जियान उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, लिू शेंग अब बस करो, तुम यहाँ पर जोक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है? सिस्टर जियान आगे बढ़ती है और लू चैन से कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लिू शेंग उसे कहता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर सीक्रेट पैलेस के अंदर अपनी फैमिली के हेड को ढूंढने के लिए आई हो। सिस्टर जियान उसे कहती है, यहाँ पर एक ब्लैक टैबलेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल मिल सकता है? ऊपर से तुम कह रहे हो कि मेरे फादर जो कि फैमिली हेड है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन वो तो मर चुके हैं। वो लू शेंग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, चलो लू चैन को यहाँ से लेकर निकलते हैं। लेकिन लिू शेंग उसके हाथ को झटक देता है। वहाँ से वो भी काफी हैरान हो जाती है और लिू शेंग से कहती है, क्या तुम हमारे साथ यहाँ से नहीं जाना चाहते? सिस्टर जियान उसे मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, हम इनसे फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन लू चैन काफी वीक है। अगर ये यहाँ पर मार गया तो जोंगली बहुत उदास हो जाएगी। हमारे यहाँ पर रुकने का क्या फायदा? चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लिू शेंग उसे कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। सिस्टर जियान और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? यहाँ पर दोनों क्लैंस के लोग मौजूद हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारी तादाद इनके सामने बहुत कम है। क्या तुम हम सभी को यहाँ पर मरवाना चाहते हो? फिर वो उसे कहती है, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते? जी लोंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़की को यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये लड़का यहाँ से नहीं जा सकता, इसके पास अपनी फैमिली का मिशन है, यहाँ पर सीक्रेट रूम में आकर स्पिरिट किंग बनने का। लड़की तुम्हें क्या लगा था कि ये यहाँ पर ली सिटी में तुम्हारे साथ शादी मनाने के लिए आया है या फिर घर घर खेलने के लिए आया है? और मुझे तो लगता है कि ये लड़का तुमसे प्यार भी नहीं करता, इसने सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाया ताकि सीक्रेट रूम तक पहुँच सके। सिस्टर जियान भी जी लोंग की बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है, क्या ये सब कुछ सच कह रहा है या नहीं? लिू शेंग जल्दी से जियान का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, जो भी इसने कहा वो बिल्कुल सच नहीं है। सिस्टर जियान उसके हाथ को पीछे झटक देती है और कहती है, तो फिर मुझे सच्चाई बताओ कि सच्चाई क्या है? तुमने कहा कि तुमने अपनी लियू फैमिली को छोड़ दिया है और तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो इसी वजह से, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे दोबारा कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन
लेकिन अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ से चलते हैं, तो तुम यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो। लिू शेंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। सिस्टर जियान लू चैन से कहती है, लू चैन मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तीनों बड़ी फैमिलीज का मिशन है, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो लोग जैसे वहाँ से जाने लगते हैं उसी वक्त वहाँ पर नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है और वो सारी काफी हैरान हो जाती है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त उस ब्लैक स्टोन टैबलेट की तरफ दिखाते हैं, उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है और एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनती है। तो स्टोन टैबलेट एक्टिवेट हो चुका है और उसके अंदर से एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनी है। गाइलोंग चिल्लाकर उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, टॉम क्लैन के उस लड़के ने इसको उखाड़ने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन हो गई है, हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उस फॉर्मेशन के अंदर से बिजलियां गिर रही होती हैं। लू चैन, लिू शेंग और सिस्टर जियान तीनों ही जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। उसी वक्त उन सभी के ऊपर बिजलियां गिर रही होती हैं। वो बिजली जिसके ऊपर भी गिरती है वो वहीं पर मर जाता है। सबसे पहले वो बिजली टॉम क्लैन के 3 लड़कों के ऊपर गिरती है और वो तीनों वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं किसी सेफ एरिया में। टॉम क्लैन का यंग मास्टर कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सीक्रेट खजाना रखा हुआ है उसको ओपन होने के लिए यहाँ पर लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। टॉम क्लैन का यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है, जल्दी से उन तीनों को पकड़ो, हम इन तीनों की यहाँ पर बलि देंगे और उसके बाद उस सीक्रेट खजाने को हासिल करेंगे। तो यंग मास्टर जल्दी से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। लू चैन, लिू शेंग और हमारी सिस्टर जियान ऊपर की तरफ जंप करते हैं, उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। लू चैन जल्दी से अपनी बेलू को रिलीज करता है। सिस्टर जियान भी अपने पास से अपने गिटार को निकाल लेती है। वो सारी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर टॉम क्लैन के जो लड़के होते हैं वो इन तीनों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एक लड़का ऊपर की तरफ जंप करता है और लू चैन से कहता है, तुम तो सिर्फ एक 3rd लेवल के मास्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। और वो अपनी साइड को घुमाते हुए लू चैन के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त लिू शेंग उसके सामने आ जाता है और फिर से उसको अटैक से बचा लेता है। हमारा हीरो तो वाकई में एक कचरा है, वो किसी काम का नहीं है, बार बार किसी को बीच में आकर इसकी जान को बचाना पड़ता है। हीरो को तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लिू शेंग लू चैन के सामने खड़ा होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यंग मास्टर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ता है और जाकर जियान के ऊपर अटैक कर देता है। वो जैसे सिस्टर जियान के ऊपर अटैक करता है वो अटैक की वजह से पीछे की तरफ गिरने लगती है। लिू शेंग जल्दी से अब उसे बचाने के लिए चला जाता है और उसे सहारा देते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसी वक्त टॉम क्लैन के 3 लड़के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लू चैन दूर से अपनी बेलू को रिलीज करते हुए कहता है, अपना ध्यान रखो, और वहीं से अपनी बेलू के साथ उन तीनों लड़कों को अपनी बेलू में बांध लेता है। ऐसी वो उनको अपनी बेलू में जकड़ लेता है। लिू शेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ उनमें से एक लड़के को मार देता है। बाकी के दोनों बड़ी स्पीड के साथ बेलू को काट कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लू चैन भी ऊपर की तरफ जंप करते हुए टॉम क्लैन के एक लड़के के गले में अपनी बेलू को लपेट लेता है और साथ ही उसके पॉइजन को एक्टिवेट करता है। हालांकि वो लड़का 9th लेवल का मास्टर है, लेकिन फिर भी लू चैन के पॉइजन के सामने नहीं टिक पाता और वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। अब टॉम क्लैन के सिर्फ 2 ही लड़के बचे हैं और वो दोनों लिू शेंग और सिस्टर जियान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर लिू शेंग और सिस्टर जियान पर अटैक करते हैं, लिू शेंग जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है सिस्टर जियान को बचाने के लिए और अपनी पीठ के ऊपर उसके अटैक को बर्दाश्त करता है। सिस्टर जियान उसे कहती है, लिू शेंग तुम्हारी हालत काफी खराब है, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। उसी वक्त यंग मास्टर अपने साइड के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। लिू शेंग सिस्टर जियान को जल्दी से पीछे की तरफ धक्का देता है ताकि उसे अटैक से बचाया जा सके और उसी वक्त अपने पास से अपनी आइस क्रिस्टल्स की बनी हुई एक तलवार बना लेता है, उसके साइड पर अटैक करता है। यंग मास्टर भी अपने साइड के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिू शेंग जल्दी से अपनी तलवार को घुमाता है जिससे वो जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। तो लिू शेंग और टॉम क्लैन का यंग मास्टर ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें फिर से हंसने की आवाज आती है। गाइलोंग जो कि फिर से ब्लैक टैबलेट के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है और साथ ही उसने टॉम क्लैन के एक लड़के को अपने हाथ में पकड़ा होता है। वो ऊपर से हंसते हुए सभी से कहता है, तुम सभी बेवकूफ लोग यहीं पर आपस में लड़कर मर जाओगे, लेकिन ये स्पिरिट फॉर्मेशन तो मेरी है, ये मुझे मिलने वाली है। टॉम क्लैन का यंग मास्टर से कहता है, जी लोंग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हमारे टॉम क्लैन के लोग तुम्हारे जी क्लैन को बर्बाद कर दें? तो तुम ऐसा नहीं चाहते तो चुपचाप वहाँ से नीचे आ जाओ। तो गाइलोंग उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि इस सीक्रेट पैलेस के अंदर जो सीक्रेट खजाना है वो क्या है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर जो सीक्रेट खजाना है वो यही बड़ी फॉर्मेशन है। जब हम लोग इस स्टोन टैबलेट को हिलाते हैं तो इसके अंदर से ये बड़ी फॉर्मेशन ओपन होती है और इस फॉर्मेशन के अंदर जो भी गिरेगा फॉर्मेशन उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सारी की सारी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी। जिसके पास भी ये फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी पावर उसको मिल जाएगी। तुम सभी लोगों के मरने के बाद ये सारी पावर तुम्हारी बॉडी से निकल आएगी और सारी पावर मुझे मिल जाएगी और मैं एक स्पिरिट किंग बन जाऊंगा। और उसने अपने हाथ में जिस लड़के को पकड़ रखा होता है वो साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा ब्लड बहता है और वो सारा ब्लड उस ब्लैक स्टोन टैबलेट के ऊपर पड़ता है जिससे वो फॉर्मेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइलोंग यहाँ पर फिर से उस फॉर्मेशन को ओपन कर रहा है क्योंकि उसके अंदर से जो बिजलियां निकलेंगी उससे जितने भी लोग हैं वो सारे मर जाएंगे और उनकी बॉडी के अंदर से जितनी भी स्पिरिट एनर्जी निकलेगी वो सारी स्पिरिट एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होगी और जो भी इस फॉर्मेशन का मास्टर बनेगा वो सारी उसके पास चली जाएगी। टॉम क्लैन का यंग मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है और जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने साइड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गाइलोंग अपने सिर्फ हाथ के साथ ही
उसके साइड के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इससे तो वो भी काफी हैरान हो जाता है। यंग मास्टर से कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की विल की पावर को यूज किया है अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास भी मार्शल आर्ट्स की पावर है। मैं अभी तुम्हारे इस बाजू को काट दूंगा। और जैसे वो भी अपनी मार्शल आर्ट्स की विल की पावर को रिलीज करते हुए उसके बाजू को अपने साइड के साथ काटने लगता है। किसी गाय लोग हंसना शुरू कर देते और कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अब मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही दिखाते हैं वो अपनी फिस्ट को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। वो उसे एक पंच मारता है जो कि उसकी बॉडी के पार हो जाता है। उसने यहाँ पर टॉम क्लैन के यंग मास्टर को मार दिया है और उसको मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जितनी सोल एनर्जी होती है वो सारी भी उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और उसके अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद वो सीधी गायलोंग के पास चली जाती है, को चोरी कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये ब्रेक थ्रू करने के बाद एक स्पिरिट किंग बन जाएगा। लिu शेंग कहता है क्योंकि अगर इसने एक बार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और स्पिरिट किंग रैंक पर पहुंच गया तो उसके बाद हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अभी भी एक मौका है, इसे यहीं पर रोकना होगा। लिu शेंग, लू चैन और सिस्टर जियान तीनों ही जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करते हैं। लिu शेंग अपनी आइस पावर को यूज करता है, जियान अपनी स्ट्रिंग की पावर को यूज करती है, जबकि लू चैन अपनी बेलू को यूज कर रहा है। वो तीनों अपनी पावर्स को मिलाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इन तीनों की पावर्स उसकी शील्ड के अंदर नहीं जा पाती। सिस्टर जियान कहती है इसकी स्पिरिट एनर्जी की बनी हुई शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसको नहीं तोड़ पाएंगे। लू चैन उनसे कहता है मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल स्किल है, अगर हम लोग इसमें एक छोटा सा सुराख भी कर पाए मैं इसको रोक सकता हूँ। लिu शेंग कहता है चलो फिर ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा सुराख करते हैं। वो तीनों ही फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फुल स्ट्रेंथ के साथ उसकी शील्ड के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा क्रैक पड़ता है जिससे एक रास्ता ओपन होता है। लिu चैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पैरासाइटिज्म का एक नया स्किल सीखा है। वो वहीं से अपने एक छोटे से पैरासाइट को जो कि उसका एक छोटा सा बीज होता है उसको अंदर भेजता है और वो सीधा जाकर गायलोंग के माथे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उसके माथे के अंदर जाता है, जैसे वो गायलोंग के माथे के अंदर जाता है उसी वक्त उसके सर के पीछे से बेलें निकल आती हैं और उसकी बॉडी के अंदर से कंज्यूम करना स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी कम रह जाती है और उसकी शील्ड भी टूट जाती है। गायलोंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं सिर्फ एक स्टेप दूर था एक स्पिरिट किंग बनने से और बहुत ही जल्दी मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला था क्योंकि 9th लेवल पर तो मैं पहले से ही हूँ, स्पिरिट किंग बनने वाला था। और साथ ही वो पागलू की तरह चिल्लाकर कहता है ये एक ऐसा मौका था जो जिंदगी में मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। लू चैन की तरफ गुस्से के साथ देखता और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। और वो बड़ी स्पीड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे वो लू चैन के करीब पहुंचता है उसी वक्त लिu शेंग उसके सामने आ जाता है और अपनी आइस शील्ड को यूज करते हुए उसके साथ अपनी पाम को टकराता है, लेकिन गायलोंग की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। गायलोंग अपने एक ही पंच के साथ लिu शेंग की आइस शील्ड को तोड़ देता है। गायलोंग भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे पता है कि लिu शेंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। गायलोंग उसे कहता है लिu शेंग तुम हमेशा ही मेरे ओपोनेंट बनते हो, जबकि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है, तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जल्दी से वो ब्लैक स्टोन टैबलेट के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है जबकि तुम लोगों ने मेरे प्लान को फेल कर दिया है, अगर मैंने इस ब्लैक टैबलेट स्टोन को यहीं पर तोड़ दिया साथ ही ये सीक्रेट दुनिया में तबाह हो जाएगी और यहाँ का नीचे का एरिया तबाह होने से तुम सभी लोग यहाँ पर मर जाओगे। लिu शेंग उसे कहता है बेवकूफ मत बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस पूरी जगह को तबाह कर दो हमें मारने के लिए तो तुम्हें बता दूं कि तुम भी यहीं पर हो, तुम भी मारे जाओगे। गायलोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस ब्लैक टैबलेट ने जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो सारी अब मेरी बॉडी के अंदर चली गई है। हालांकि इस लड़के की बेवकूफी की वजह से मैं एक स्पिरिट किंग नहीं बन सका, लेकिन फिर भी मैं अपने 9th लेवल की पीक पर हूँ, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं अपनी स्पिरिट किंग बनने के सिर्फ एक कदम दूर हूँ। मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। ऐसे ये सीक्रेट पैलेस टूटेगा उसके बाद अगर मैंने इसके प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन तुम सभी लोग इस रिफ्ट के अंदर गिर जाओगे और मारे जाओगे। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस ब्लैक स्टोन टैबलेट को तोड़ देता है। जैसे ही वो ब्लैक स्टोन टैबलेट टूटता है वो उनसे कहता है चलो जाओ और जहन्नुम में जाकर सड़ो। और उस स्टोन टैबलेट के टूटने के साथ ही वो सीक्रेट दुनिया के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, नीचे का फर्श टूट जाता है और बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हैं। सिस्टर जियान भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। लिu शेंग जल्दी से जंप करते हुए उसके पास चला जाता है और उसे बचाता है। लू चैन उनसे अलग हो जाता है और वहीं पर यहाँ पर वो सारे ग्राउंड नीचे से टूट रहा है तो उसके नीचे से बहुत ही गोल्डन कलर की निकल रही है। गायलोंग भी ये गोल्डन स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर नीचे से गोल्डन स्पिरिट की कैसे निकल सकती है। मैंने सुना है कि गोल्डन स्पिरिट सिर्फ तभी निकलती है जबकि रॉयल फैमिली के एक हाईएस्ट मेंबर की डेथ हो। अब मुझे इस सीक्रेट टॉम के बारे में पता चला, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सीक्रेट टॉम अपीयर हुआ था वो रॉयल फैमिली के एक हाईएस्ट मेंबर का होगा, इसी वजह से तो यहाँ से नीचे से गोल्डन की निकल रही है। गायलोंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लू चैन को उसके गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है मैंने कुछ सुन रखा है इस गोल्डन स्पिरिट की के बारे में। मैंने सुना है कि गोल्डन की इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर हमारी बॉडी इसके साथ टच कर जाए छोटे से टच से भी हमारी हड्डियों का चूरा बना सकती है। और वो लू चैन को उठाकर उसी गोल्डन की के अंदर फेंक
देता है। लू चेन के उस अंडरग्राउंड गोल्डन की के अंदर गिरने के बाद लिू शेंग और सिस्टर जियान दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लिू शेंग जी लॉन्ग से कहता है, तुम्हें मैंने वार्निंग दी थी कि मेरे दोस्त के साथ कुछ भी मत करना, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, अब तुम्हें भी मरना होगा। और वो पागलू की तरह अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाया जाता है। लू चेन जो कि उस गोल्डन की के साथ ही नीचे की तरफ गिरता जा रहा होता है, वो वहीं पर हवा में तैरना शुरू कर देता है। वो अपनी आंखें खोलता और कहता है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। और वहीं पर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा सुरख हो जाती हैं। उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो ब्लैक डिवावरिंग स्पिरिट होती है वो बाहर निकलती है और उस गोल्डन की को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और एक एनर्जी का बना हुआ बहुत ही बड़ा सा बॉन्डर निकलता है। लू चेन कहता है, ये तो इस सारी गोल्डन की को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। थोड़ी देर के बाद लू चेन बेहोश हो जाता है और एक दूसरे राउंड में उसकी आंखें खुलती हैं। ऐसा कहना ठीक रहेगा कि इस वक्त वो आसमान पर है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तारे भी हैं। लू चेन कहता है, ये कौन सी जगह है। उसी वक्त लू चेन के सामने एक फिगर अपीयर होता है जो कि शायद एक इंसान है। वो उसे कहता है, मेरे दोस्त मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुमने सेकंड फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन किया है, क्या वो डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट है। लू चेन उसे कहता है, तुम कौन हो। सामने वाला बंदा उसे कहता है, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है और ना इस बारे में कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो मैं खुद ही देख लेता हूँ कि वो क्या है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लू चेन की बॉडी के अंदर भेजता है तो लू चेन की बॉडी के अंदर से डिवावरिंग स्पिरिट बाहर निकल आती है। वो बंदा उसे कहता है, हाँ मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे पास जो स्पिरिट है वो डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में दोबारा कभी मौका मिलेगा डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट को देखने का। लू चेन उसे कहता, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वो बंदा लू चेन से कहता है, तुम इस वक्त मेरी टॉम में हो। दो लोग भी मुझे डिस्टर्ब करते हैं, उन सभी लोगों को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, उनके पीछे बॉडी भी नहीं बचती। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट है और तुम एक बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। इसी वो पीछे की तरफ जाने लगता है। लू चेन उसे कहता है, जरा रुको। वो बंदा उसकी बात सुन के वहीं पर रुक जाता है। लू चेन उसे कहता है, बाहर एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही बुरा है और वो तुम्हारी सीक्रेट पैलेस को तबाह करना चाहता है और साथ ही हमारी जान लेना चाहता है। इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर फेंका है। हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, प्लीज हमारी हेल्प करो उसे रोकने में। तो वो बंदा उसे कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा मास्टर तुम्हारे सामने है। वो लड़का तो एक 9th लेवल का स्पिरिट मास्टर है जो कि कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है। साथ ही वो अपनी गोल्डन की को रिलीज करते हुए लू चेन की बॉडी में भेज देता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी पावर देता हूँ कि तुम डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करने के बाद एक फाइटिंग स्पिरिट किंग बन सको, क्योंकि उसके 9th लेवल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद तुम खुद ही उससे जाकर निमट सकते हो। और जैसे ही वो अपनी गोल्डन की को लू चेन की बॉडी में इंसर्ट करता है, लू चेन की बॉडी गोल्डन की से चमकना शुरू हो जाती है और वो डायरेक्टली स्पिरिट किंग के लेवल पर चला गया है। लू चेन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और वो जल्दी से उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। लू चेन के वहाँ से जाने के बाद वो बंदा ऊपर की तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने दोस्तों के एहसान का बदला चुका दिया है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों के। तो नेक्स्ट सीन ऊपर का दिखाया जाता है। लिू शेंग और सिस्टर जियान दोनों ही उससे बड़ी बुरी तरह से मार खा रहे हैं। गाय लोग उन दोनों को पीछे की तरफ फेंकने के बाद उन्हें कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर आराम से बैठे रहो जब तक कि तुम्हारी मौत नहीं आती, मैं तो यहाँ से चला। लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त लू चेन उसके सामने अपीयर होता है। गाय लोग उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम गोल्डन की के अंदर मरे नहीं। लू चेन उसे कहता है, मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा। साथ ही वो अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी बेलू को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसकी बेलू की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो एक स्पिरिट किंग बन चुका है। गाय लोग भी पीछे की तरफ गिर जाता है और जल्दी से उठकर पीछे हटता है, उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। वो कहता है, इसकी बेलू की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गाय लोग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो सिर्फ एक 3rd लेवल के मास्टर थे, अब अचानक से तुम एक स्पिरिट किंग कैसे बन गए हो। लू चेन वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए अपनी बेलू को यूज करता है और उसे अपनी बेलू के अंदर लपेट लेता है। लेकिन वो जल्दी से अपनी मार्शल व्हील को रिलीज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और उसके माथे के ऊपर जो लू चेन की पैरासाइट वाली बेलें होती है वो उनको भी खींच कर तोड़ देता है और कहता है, मैं भी एक स्पिरिट किंग बनने के आधे रास्ते में हूँ और बहुत ही जल्दी स्पिरिट किंग बनने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। इस बात का फैसला नहीं हुआ कि हम दोनों में से कौन मरने वाला है, लेकिन लू चेन बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ उसके पीछे आ जाता है। जल्दी से पीछे की तरफ देखता और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। लू चेन पीछे वाली साइड से उसे पाम के साथ अटैक करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है, वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है। लू चेन उसे कहता है, तुमने कहा कि तुम एक स्पिरिट किंग बनने के एक कदम दूर हो, लेकिन तुम एक कदम को कभी पूरा नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम यहीं पर मरने वाले हो। लोंग फिर से उठता है और उसके पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लू चेन अपनी बेल को बढ़ाता है और उसके पेट के आर पार कर देता है और गाय लोंग को वहीं पर मार देता है और यहीं पर विलन का एंड हो गया है।
सिस्टर जियान और लिू शेंग दोनों ही आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, लू चैन क्या तुम ठीक हो? लू चैन हंसते हुए उनसे कहता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से ज्यादा बेहतर हूँ। साथ ही उसे चक्कर आती है और वहीं पर गिर जाता है। उसी वक्त वो मास्टर फिर से वहाँ पर अपीयर होता है और वहाँ पर वो जितना भी ग्राउंड टूट रहा होता है वो सारे के सारे ग्राउंड को दोबारा से रिफाइन कर देता है, यानी कि दोबारा से ठीक कर देता है। साथ ही ब्लैक स्टोन टैबलेट भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले था। वो मास्टर उनसे कहता है, मैंने इस सीक्रेट पैलेस को दोबारा से नए जैसा कर दिया है। ये जगह मुर्दों की जगह है और तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। दोबारा कभी भी यहाँ पर मुड़कर मत आना। कि अगर कोई भी यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आया तो मैं उसको मार डालूंगा और दोबारा यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। लू चैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों को अपने साथ उड़ाकर बाहर ले आता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ से जिंदा जाने देने के लिए। सीक्रेट पैलेस का दरवाजा बंद हो चुका है और वो तीनों उससे बाहर निकल आए हैं। तो बाहर आने के बाद चैन की सांस लेते हैं। तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो जोंग ली, परवी और साथ में कमांडर ली भी होती है। वो तीनों भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जोंग ली भागती हुई लू चैन के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्या तुम ठीक हो? लू चैन हंसते हुए उससे कहता है, पागल लड़की मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? वो सारे लोग खुशी खुशी पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं, चलो घर चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे न्यू एडवेंचर्स और जर्नीज हैं जो कि हमारा इंतजार कर रही हैं। वो सारे लोग खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर सीजन 1 का एंड हो जाता है और ये हमारी लास्ट एपिसोड है और कल से हम लोग अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ओवरऑल सारी एपिसोड्स कैसी लगी, यानी कि पूरी की पूरी सीरीज कैसी लगी, अगर आपने इसको एंजॉय किया है। That's alright. Hush.